और देखिए खबर इस वक्त यूपी से है। रामपुर में हुआ है भीषण सड़क हादसा। रोडवेज और प्राइवेट बस की टक्कर हो गई है। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है और 49 लोगों के घायल होने की सूचना मिल रही है। तो ये बड़ी और दुखद खबर इस वक्त की रोडवेज और प्राइवेट बसों को लेकर ये बड़ा अपडेट है। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, 49 लोग घायल हुए हैं। रामपुर में हुआ है भीषण सड़क हादसा, जहां रोडवेज और प्राइवेट बस की हुई है टक्कर और इसी टक्कर में 3 लोगों की जान चली गई है, 49 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, 49 लोग घायल हुए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की रामपुर से, जहां पर हुआ है भीषण सड़क हादसा, 3 लोगों की जान चली गई, 49 लोग घायल हुए हैं। रोडवेज और प्राइवेट बस की टक्कर हो गई है। रामपुर में रोडवेज और प्राइवेट बस की टक्कर होने से 3 लोगों की जान चली गई है। इस हादसे में रामपुर में भीषण सड़क हादसा, जहां पर रोडवेज और प्राइवेट बस की हुई टक्कर। तो उत्तर प्रदेश में 2 बसों की भीषण टक्कर। रामपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे, बड़ा सड़क हादसा हो गया है और 3 यात्रियों की मौत की खबर है और 50 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। पेरिस ओलंपिक से पहले बीसीसीआई का बड़ा ऐलान। गेम्स खेलने गए भारतीय एथलीट्स को 8.5 करोड़ की मदद करेगा भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। सचिव जय साई की तरफ से ये जानकारी दी गई है, क्योंकि ओलंपिक होने हैं और इसके पहले आपको ये बड़ी जानकारी पहुंचाते हैं पेरिस ओलंपिक से जुड़ी हुई, जहां पर बीसीसीआई की तरफ से ये बड़ा ऐलान किया गया है। जितने एथलीट्स हैं उनको यहाँ पर 8.5 करोड़ की मदद बीसीसीआई की तरफ से की जाए। देखिए अखबारों में भी इससे लेकर जानकारी दी गई है। बीसीसीआई ने ओलंपिक संघ को 8.5 करोड़ रुपए दिए और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने पेरिस ओलंपिक के लिए जाने वाले भारतीय खिलाड़ियों को रविवार को वित्तीय सहायता प्रदान करते हुए भारतीय ओलंपिक संघ को 8.5 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। और बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि मुझे ये घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है कि बीसीसीआई ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले हमारे एथलीटों का समर्थन करेगा और इस अभियान के लिए हम आईओए को 8.5 करोड़ प्रदान कर रहे हैं और पूरे दल को शुभकामनाएं और भारत को गौरवान्वित करें। जय हिंद। बढ़ते खबरों में आके बात एशिया कप की कर लेते हैं आप। भारत ने यूएई को 78 रन से हराया। यह लगातार दूसरी जीत रही और हरमनप्रीत रिचा ने स्कोर 200 के पार पहुंचाया है। तो देखिए ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे, जहां रिचा और हरमनप्रीत के दम पर भारत ने यूएई को धो डाला और इसी हेडलाइन के साथ अखबारों में इसका जिक्र है। 64 रन नाबाद रिचा ने बनाए और यह भारतीय महिला विकेटकीपर का T20 में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर है। 75 रन जोड़े हरमन रिचा ने 5वें विकेट के लिए, जो टूर्नामेंट में 5वें और निचले क्रम में सबसे बड़ी साझेदारी रही है। आगे बढ़ते हैं, बात कुछ और अहम खबरों की करेंगे। भारत में 2050 तक दोगुनी होगी बुजुर्गों की आबादी। आपको बता दें कि UNFPA इंडिया प्रमुख की ये सलाह है, स्वास्थ्य सेवा आवास पर ज्यादा निवेश हो, 50% इसको किया जाए, शहरी आबादी बुनियादी ढांचा सुधारने की जरूरत है। तो बहुत ही चौंकाने वाला एक खुलासा है कि जो बुजुर्गों की संख्या है 2050 तक वो दोगुनी हो जाएगी। और आपने ऐसा ही चीन में भी सुना होगा कि किस तरीके से पहले वहाँ पर भी ऐसी खबरें थी, जब सामने आ रही थी कि जो वहाँ पर बुजुर्ग हैं उनकी संख्या ज़्यादा हो रही है एज़ कम्पेयर टू जो वहाँ के युवा हैं। और ये एक चिंता का विषय था। हालांकि अब देखिए 2050 तक अगर हिंदुस्तान की भी बात करें तो यहाँ पर बुजुर्गों की आबादी ज़्यादा होगी, ये कहा गया है। देखिए अखबारों में भी इसका जिक्र है। UNFPA इंडिया प्रमुख ने एक इंटरव्यू में कहा है कि बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य सेवा आवास और पेंशन योजनाओं में निवेश बढ़ाने की दरकार है। 34.6 करोड़ होने का अनुमान है। 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों की संख्या 25.2 करोड़ लोग हैं भारत में अभी 10 से 19 वर्ष की आयु की। तो भारत में बुजुर्गों की आबादी साल 2050 तक दोगुनी हो जाएगी और देश को स्वास्थ्य सेवा आवास और पेंशन केंद्र में अधिक निवेश की आवश्यकता है, खासकर इसमें वृद्ध महिलाओं के लिए, क्योंकि उनके अकेले रहने और गरीबों में जीने की संभावना है। और एक अनुमान के जरिए ये पूरी जानकारी दी गई है। देखिए 2050 तक, क्योंकि 50% आबादी शहरों में हो सकती है, इसीलिए जिक्र किया गया है कि भारत में 2050 तक 50% आबादी शहर में होने का अनुमान है। इसलिए झुग्गी बस्ती जिनकी वृद्धि होगी। वायु प्रदूषण का जिक्र है। पर्यावरणीय समस्याओं से निपटने के लिए स्मार्ट शहरों, मजबूत बुनियादी ढांचे और किफायती आवास का निर्माण महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि शहरी योजनाओं में महिलाओं की सुरक्षा संबंधी जरूरतें, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा, नौकरियों तक पहुंच को भी ध्यान में रखा जाए।
और ताकि जो लैंगिक समानता है उसको बढ़ावा दिया जा सके और जीवन का जो समग्र गुणवत्ता में सुधार हो सके। मतलब अगर उम्र बढ़ेगी तो उस लिहाज से तमाम जो सुविधाएं हैं वो भी होनी चाहिए ताकि उस दौरान में असुविधाएं उन लोगों के लिए खास तौर पर ना हो। आगे बढ़ती बात होगी हरियाणा की, जहां पर 10 सेंटर्स पर औसत से ज्यादा स्कोर। कोट्टायम के 8 सेंटर पर औसत से ज्यादा स्कोर, 5% छात्रों को 650 से ज्यादा नंबर मिले। सीकर की अगर बात करते हैं तो वहां पर रिजल्ट 6 गुना ज्यादा है। रिवाइज रिजल्ट में टॉप पर है सीकर। नीट मामले को लेकर देखिए आप लगातार देख रहे हैं कि नित्य दिन नए खुलासे हो रहे हैं। इस बीच हरियाणा के छात्रों का इसमें अच्छा प्रदर्शन रहा है। हरियाणा के 10 सेंटर्स पर औसत से ज्यादा स्कोर रहा। कोट्टायम की बात करते हैं तो यहां पर भी 8 सेंटर्स पर औसत से ज्यादा स्कोर रहा। 5% छात्रों को 650 से ज्यादा नंबर मिले। सीकर का रिजल्ट 6 गुना ज्यादा रहा। रिवाइज रिजल्ट में टॉप पर है सीकर। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार नीट को लेकर जो परीक्षा का परिणाम था उसको दोबारा से रिवाइज करने के बाद फिर से जारी किया गया, जिसके बाद ये आंकड़ा कहता है कि हरियाणा की बात हो, कोट्टायम की बात हो, ये वो सेंटर्स रहे हैं जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। तो इस बार नीट में छोटे शहरों की भागीदारी ज्यादा है, भागीदारी बढ़ी है। आज 700 या उससे अधिक अंक पाने वाले 2321 छात्र 276 शहरों के इसमें बताए जा रहे हैं। दिल्ली से 120 हैं, फरीदाबाद से 19 हैं, नोएडा से 14 हैं। 14 छात्र के 700 से ज्यादा अंक हैं। अगर हम बात करें केंद्र और शहरवार रैंक में 1 से लेकर 100 तक है, जिसमें आज 56 शहर के विद्यार्थी इसमें शामिल है। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर आपको बताएंगे। हड़प्पा नहीं, सिंधु सरस्वती सभ्यता। एनसीईआरटी की नई किताब में यह दावा किया गया है, भारत के पास थी अपनी मध्य रेखा जो उज्जैन से होकर गुजरती थी। खगोल विज्ञान का प्रतिष्ठित केंद्र था उज्जैन, और इसमें अब एक नया दावा ये किया जा रहा है एनसीईआरटी में, जो उज्जैन से होकर ये रेखा गुजरती थी। हड़प्पा नहीं बल्कि सिंधु सरस्वती सभ्यता, खगोल विज्ञान का प्रतिष्ठित केंद्र उज्जैन था, ये कहा जा रहा है। एनसीईआरटी की किताब में इस तरीके का ये दावा किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे यूपी के मैनपुरी की, जहां पर अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर और फरजाना बेगम की मैरिज होम पर बुलडोजर चला है। नगर पंचायत चेयरमैन अब्दुल नईम की पत्नी है फरजाना के ही नाम पर यहां दरअसल एक मैरिज होम चल रहा था और अवैध तरीके से क्योंकि ये चल रहा था मैरिज होम यूपी के मैनपुरी में, ऐसे में अवैध निर्माण पर बुलडोजर कार्रवाई हुई है। फरजाना बेगम की मैरिज होम का जो पूरा मैरिज होम था वहां पर ये बुलडोजर चला है। नगर पंचायत चेयरमैन अब्दुल नईम की पत्नी है फरजाना, जिसके नाम पर ये मैरिज होम चल रहा था। अवैध निर्माण था ये, जिसे गिरा दिया गया। और अब आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। सीमा पर आतंकी हो या ड्रोन की घुसपैठ, अब त्वरित कार्रवाई इसमें होगी। डीजीपीएसएफ ने सीमा पर जांची हैं सुरक्षा व्यवस्थाएं। डीजीपीएसएफ ने जम्मू की सीमा पर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। प्रहरियों से सतर्कता को रहने को कहा है। दुश्मनों के मंसूबे नाकाम बनाने के निर्देश दे दिए गए हैं। सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक डीजी नितिन अग्रवाल ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा ग्रिड को मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही आतंकियों की घुसपैठ और ड्रोन एक्टिविटी देखे जाने पर तुरंत एक्शन लेने की बात कही है। डीजी ने अधिकारियों के साथ बैठक कर सुरक्षा संबंधी कई फैसले लिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के साथ भी बैठक करके समीक्षा हालात पर मंथन किया है। बढ़ते खबरों में आगे बड़ी खबर, सेना में अभी 1 लाख अग्निवीर एनरोल्ड और 70,000 अग्निवीर यूनिटों में पोस्टेड हैं। 2024-25 के लिए 50,000 वैकेंसी निकाली गई है। तो बड़ी जानकारी है, जहां सेना में अभी 1 लाख अग्निवीर एनरोल्ड और 70,000 अग्निवीर यूनिट के पोस्टेड। 2024-25 के लिए 50,000 वैकेंसी निकाली गई है। तो देखिए जी तो ये बड़ी जानकारी है। अग्निवीर और सेना में जो अभी 1 लाख अग्निवीर जो है वो एनरोल्ड है और 70,000 यहाँ पर आपको ये भी बताते चले, जो जानकारी दी गई है डेटा के मुताबिक यहाँ 70,000 अग्निवीर यूनिटों में पोस्टेड हैं और 2024-25 के लिए 50,000 वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है। और इसी के साथ देखिए किस तरीके से सेना में अभी 1 लाख अग्निवीर एनरोल्ड हैं। और अगर अग्निवीरों की बात करें तो देखिए अग्निवीरों को आरक्षण देगा उत्तराखंड, और ऐसे में धामी की तरफ से कहा गया कि ज़रूरी होगा तो इसको लेकर एक्ट भी बनाएंगे। आप जानते हैं कि पहले काफ़ी ज़्यादा बवाल भी इसको लेकर हुआ कि आखिर जो एक शॉर्ट टर्म पीरियड है उसके बाद ये अग्निवीर क्या करेंगे। तो सरकार की तरफ से कहा गया था कि इनको प्राथमिकताएँ दी जाएंगी, जो बाकी की सेक्टर्स होंगे उसमें इनको प्राथमिकता दी जाएगी। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, जयपुर की बात करेंगे। जयपुर एसआई पेपर लीक 2 और इस पूरे मामले में गिरफ्तार हुए हैं। 20 से ज्यादा को
पेपर रटवाया था। ये जानकारी सामने आई है। 50,000 का इनामी रिंकू को गिरफ्तार किया गया है। नया खुलासा इस पूरे मामले में हुआ है। किस तरीके से कहा गया है कि जेएन भर्ती का पेपर भी लीक था और ऐसे में पेपर रटवाने के 10 से 15 लाख रुपए लिए गए थे। तो देखिए ये पूरा मामला अब लगातार आप एक तरफ नीट का मामला देख लीजिए जिसको लेकर सवाल खड़े हुए, उससे पहले नेट का मामला सामने आया था और अब ये जयपुर एसआई का पूरा मामला जहां पर पेपर लीक हुए जानकारी मिल रही है। 2 लोगों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया गया। 20 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी दरअसल हुई है। 50,000 का इनामी रिंकू भी गिरफ्तार किया गया है और बहुत ही हैरान करने वाला मामला है। पिछले काफी लंबे समय से हम देख रहे हैं कि पेपर लीक हो रहे हैं, पैसे लिए जाते हैं, जो आंसर्स होते हैं वो रटवाए जाते हैं। 20 से ज्यादा लोगों को ये पेपर रटवाया गया था और 2 लोगों की इस पूरे मामले में गिरफ्तारी हुई है। ये जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। देखिए यह है जयपुर का एसआई पेपर लीक मामला जिसमें 2 गिरफ्तारियां और हुई है। नया खुलासा हुआ है कि जेएन भर्ती मामला जो था उसमें भी इस तरह के कई खुलासे लगातार हो रहे हैं और अभी 20 से ज़्यादा को पेपर रटवाया गया था। 10 से 15 लाख रुपए एक स्टूडेंट से लिए गए थे और 50,000 का इनामी जो है वो रिंकू फिलहाल गिरफ्तार हो चुका है। बात होगी अफगानिस्तान पर। एमहर्स्ट मैसाचुसेट्स यूनी की जो रिपोर्ट है उसकी, कट्टर तालिबान समर्थक अब बेटियों की पढ़ाई के लिए लामबंद। 66% अफगानियों ने माना विकास के लिए समानता का हक जरूरी है, बेटियों की शिक्षा के लिए संगठन बनाएं। तालिबान ने पढ़ाई पर बैन लगाया था और अब इसी को लेकर यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट ये कहती है कि बेटियों की शिक्षा के लिए संगठन बनाएं। चलिए आगे बढ़ेंगे। बात फैक्ट फाइल में होगी रीता बहुगुणा जोशी की, जिनका आज जन्मदिन है। 1985 में एसपी से सपा से राजनीतिक सफर की उन्होंने शुरुआत की। 1992 में कांग्रेस में वो शामिल हुई। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष वो रही। 2016 में बीजेपी में शामिल हुई। 2019 में बीजेपी से लोकसभा चुनाव उन्होंने जीता। इलाहाबाद की मेयर भी वो रही हैं और आज उनका जन्मदिन है। क्या कुछ उनका पूरा राजनीतिक करियर रहा वो आपको हम बता रहे हैं। रीता बहुगुणा जोशी, जिनका आज जन्मदिन है, 2016 में जो बीजेपी में शामिल हुई और उसके बाद लोकसभा चुनाव 2019 में उन्होंने जीता। और वहीं आज अनंत कुमार की जयंती है। 1996 में बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव बनाए गए। 2003 में कर्नाटक बीजेपी के अध्यक्ष बने। 2016 में संसदीय मामलों के मंत्री भी रहे और केंद्र में रसायन उर्वरक मंत्री भी रहे। 6 बार दक्षिण बेंगलुरु से वो सांसद रहे। तो अनंत कुमार की आज जयंती और इस मौके पर उनके राजनीतिक सफर पर अगर नजर डालें तो देखिए 2016 में केंद्र में संसदीय मामलों के मंत्री वो रहे। इसके अलावा देखिए अगर बात करते हैं तो 6 बार दक्षिण बेंगलुरु से वो सांसद भी रहे हैं। केंद्र में रसायन और उर्वरक मंत्री रहे हैं। 6 बार दक्षिण बेंगलुरु से वो सांसद रहे हैं। 2016 में संसदीय मामलों के मंत्री रहे। कर्नाटक बीजेपी के अध्यक्ष बने 2003 में। और चलिए और अब बात होगी अगली फैक्ट फाइल की, जिनके स्वर में शब्द सजते थे मशहूर गायक मुकेश, जिनका आज जन्मदिन है। मुकेश का पूरा नाम मुकेश चांद माथुर था। दिल जलता है तो जलने दे से गाने की उन्होंने शुरुआत की। मुकेश की गाई रामचरितमानस काफ़ी ज़्यादा फेमस रही। 1974 में नेशनल अवार्ड से सम्मानित उन्हें किया गया। राज कपूर की फिल्मों के लिए कई हिट गाने उन्होंने दिए। शोमैन राज कपूर की आवाज़ वो बन गए थे। मुकेश का पूरा नाम मुकेश चांद माथुर था। हालांकि मुकेश नाम से उन्हें जाना जाता था। और देखिए मुंबई में बारिश का अलर्ट जारी है। अगले 3 घंटों में बारिश के आसार हैं। पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी में बारिश के आसार हैं। सिंधुदुर्ग, ठाणे और सतारा में बारिश के आसार हैं। मुंबई में एनडीआरएफ की 3 टीमें तैनात कर दी गई हैं। नागपुर और निचले इलाकों में भी एनडीआरएफ की टीम तैनात कर दी गई हैं। तो आपने देखा कि मुंबई में लगातार एक तो लहरें उठी रही हैं समुद्र की और इस बीच बारिश की अगर बात करते हैं तो 10 घंटे में ही 100 mm बारिश हो चुकी है। 36 उड़ानें रद्द हुई। 21 जुलाई की अगर बात करते हैं तो वहाँ मुंबई और उसके उपनगरीय इलाकों में 100 mm से ज़्यादा बारिश हुई, जिसके कारण से कई इलाकों में सड़कें जलमग्न हो गई, लोग ट्रैफिक में फंसे रहे। और इस बीच खबर यह है कि अगले 3 घंटे में फिर बारिश के आसार हैं। पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी की बात करते हैं तो वहाँ पर खासतौर पर बारिश के आसार है। एनडीआरएफ की टीम्स वहाँ पर तैनात कर दी गई हैं। मुंबई में एक बार फिर से बारिश का अलर्ट है। इससे पहले भी आप लगातार देख रहे हैं कि बारिश के बाद लोगों की परेशानियां मुंबई में खासतौर पर बढ़ गई। और अब अगर बात करते हैं तो पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी में बारिश के आसार हैं और मुंबई में बारिश का अलर्ट एक बार फिर से जारी। ऐसे में जो निचले इलाके हैं खासतौर पर वहाँ पर पूरी नज़र रखी जा रही है ताकि लोगों के लिए परेशानी हो तो उनको मदद पहुँचाई जा सके। ऐसे में पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी की बात करते हैं तो वहाँ पर भी बारिश के आसार हैं।